हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स की सेम सिविक्स का लेसन कंटिन्यू करेंगे, जिसको इसके पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। उसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। हमारा लेसन था हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ये लेसन नंबर 5 है, आईसीएसई का सिविक्स का ये लास्ट लेसन है। इसका हमने फर्स्ट वीडियो हाफ लेसन ऑलरेडी हमने अपलोड कर रखा है। आज हम फर्दर उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमारा नया टॉपिक रहेगा आज का, वो है फंक्शन ऑफ हाई कोर्ट। इसके पहले हमने डिस्कस कर लिया था हाई कोर्ट क्या होते हैं, हाई कोर्ट का में जो जजेस होते हैं उनका किस तरीके से अपॉइंटमेंट होता है, क्या उनके एक्टिविटीज़ होती हैं, क्या क्या वो काम करते हैं, किस किस पावर को वो एक्चुअली में एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज का हमारा वीडियो है फंक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट के क्या फंक्शंस हैं। अब देखिए, फंक्शंस बेसिकली अगर कोर्ट है तो वो क्या करेंगे, किसी भी दो पार्टीज़ में जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी मतलब डिसएग्रीमेंट अराइज हुआ, उस एग्रीमेंट के सेटल से ही रिलेटेड होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या होगी, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट की। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, ओरिजिनल्स। द हाई कोर्ट हैज़ ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन टू सेटल डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्टेट रेवेन्यू एंड इट्स कलेक्शन। हमने पहले भी देखा ना कि जो सबसे पहला जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन होता है वो किस चीज़ का होता है, हाई कोर्ट का। किस केस में, पर्टिकुलरली जो स्टेट से रिलेटेड रेवेन्यूज होते हैं और उनके कलेक्शंस होते हैं उससे डायरेक्टली। तो हियर डायरेक्टली केसेस रिलेटेड टू, हमने इसके पहले देखा था कि कौन से केसेस डायरेक्टली देखते हैं, टू विल, डिवोर्स, मैरिज, कंपनी लॉ एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, to interpret the Constitution for enforcement of fundamental rights, and petition related to the election of MPs, MLAs and other local bodies। ये सारे जो हैं कि क्या है, ये जो इससे रिलेटेड कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो डायरेक्टली स्टेट हाई कोर्ट जो है वो देखता है। हाई कोर्ट क्या करते हैं, कुछ अपील से रिलेटेड भी जुरिडिक्शन देखते हैं। ऑन अपील, द हाई कोर्ट हैज़ द पावर टू एक्सेप्ट अपील्स अगेंस्ट डिसीजंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केसेस होते हैं, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल, जिसमें कि पार्टीज अग्री नहीं करती हैं, जो भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उनका जजमेंट आया तो उस जजमेंट के अगेंस्ट भी हाई कोर्ट में अपील होते हैं। देन इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए, हमारे कंट्री चूंकि डेमोक्रेटिक है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पावर टू इशू राइट्स, ऑल द हाई कोर्ट हैज़ एम्पावर टू इशू राइट्स। अ राइट इज एन ऑर्डर फॉर judicial authority asking a person to perform some act to refrain from performing an act. The right that are issued are habeas corpus, then mandamus, prohibition, quo warranto, and certiorari. These rights are greatly instrumental in the protection of fundamental rights of the citizen. The nature and the scope of these rights has been explained in prevailing chapters, which deals with jurisdiction of the सुप्रीम कोर्ट। ये जो सारे राइट्स होते हैं, ये राइट्स प्रॉपरली हर एक इंडिविजुअल का राइट होता है, और जो कि इन्फोर्स कौन करवाता है, तो इन्फोर्स हमारे कंट्री में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही करवाते हैं अपने अपने पर्टिकुलर एरियाज में। दोनों के पास पूरा राइट होता है। तो ये तो हो गए हमारे सेटलमेंट से रिलेटेड फंक्शंस। अब अदर फंक्शंस में क्या होता है, द हाई कोर्ट्स पावर ऑफ सुपर इंटेंडेंस। द कॉन्स्टिट्यूशन provides for superintendence of every high court over all court and tribunals throughout the territories under its jurisdiction. Under this power, the high court में मतलब सबसे पुअर है, सॉरी सबसे सुपर है हाई कोर्ट, बेसिकली अपने पूरे एरिया, अपने पूरे जुरिडिक्शन में। कॉल फॉर रिटर्न फ्रॉम सच कोर्ट से रिटर्न्स के लिए कॉल कर सकते हैं। देन मेक एंड इशू जनरल रूल्स एंड प्रिस्क्राइब फ्रॉम form for regulating the practice and proceedings of such court. Rules and procedures form भी ले सकता है, डिमांड कर सकता है for proceedings. Then prescribe form in which books, entries and accounts shall be kept by offices of such court. उस कोर्ट के बुक्स एंड अकाउंट्स को भी हाई कोर्ट डिमांड कर सकता है, जो भी उसके अंडर में आते हैं। देन सेटल टेबल ऑफ फीस टू बी अलाउड टू द sheriff and all clerks and officers of such court and attorney, advocate and pleader practicing therein। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सब चीज़ें जो है वो हाई कोर्ट को सुपीरियर बनाती हैं उसके पर्टिकुलर एरिया में। जिस भी स्टेट में है उस स्टेट में जितने भी डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उन सब से हाई कोर्ट को सुपीरियर बनाती है, क्योंकि हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी अदर कोर्ट्स के भी जो भी उस कोर्ट से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, उसको भी कभी भी कॉल कर सकता है। हाउएवर सच पावर ऑफ हाई कोर्ट डू नॉट एक्सटेंड टू एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड बाय और अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्स। मतलब
हाई कोर्ट एक्सटेंड नहीं करता है एनी ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूटेड बाय अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू आर्म्ड फोर्स से रिलेटेड चीज़ों में नॉर्मली हाई कोर्ट्स का इंटरफेरेंस नहीं होता है। देन हाई कोर्ट के कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है गवर्न करने से रिलेटेड, मतलब अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, मतलब कि किस तरीके से लोगों को पावर एक्सिक्यूट करवाना है, किसी के ट्रांसफ़र है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी बहुत सारे मेजर डिसीजंस जो होते हैं वो हाई कोर्ट लेते हैं। तो इसमें क्या है, द अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। अब जिस तरीके से हाई कोर्ट के अपॉइंटमेंट पोस्टिंग में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इन्वॉल्व होते हैं, उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जजेस इन्वॉल्व होते हैं। Then High Court and the State Public Service Commission are consulted by the governor in appointing person to the judicial service. Judicial service में भी जिस person का appointment होना है तो ये High Court से concern करके होता है. Then High Court control over lower court extending the matters. High Court जो है वो lower court के matters को भी extend करता है. किस किस केस में? Recall of district judge who are on deputation. Then transfer of district judge, then promotion and confirmation of person belongs to the judge service of the state holding the post. तो ये सारे जो होते हैं वर्क वो भी हाई कोर्ट करता है। अब हाई कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह कैसे काम करता है? इंडिपेंडेंट बॉडी मेरा कहने का मतलब है कि जिसपे कि कोई दूसरा अपनी चीज़ों को इन्फोर्स ना कर सके। द इंडिपेंडेंस ऑफ द हाई कोर्ट इज कैरिंग आउट देयर वर्क इज एंश्योर्ड बाय प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड सिक्योरिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेस टू द जजेस। बेसिकली क्या होता है, जो इनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल क्राइसिस के केसेस में ही रुकते हैं, किसी और केसेस में नहीं रुकते। ये इनको इंडिपेंडेंस देता है, मतलब किसी और पार्टी, कोई और स्टेट का या कोई भी यूनियन का इनकी चीज़ों को रोक नहीं कर सकता। मतलब इनकी सैलरीज, इनकी वर्किंग, ये जो है वो पूरी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है अनटिल और अनलेस कंट्री में कोई भी फाइनेंशियल क्राइसिस ना आ जाए। बिसाइड द इंडिपेंडेंस ऑफ हाई कोर्ट is ensured by undertaking the following measure: full control over its procedure of work and establishment. फुल कंट्रोल किसका होता है? अपने वर्क और अपने इस्टेब्लिशमेंट में पूरा हाई कोर्ट का अपना कंट्रोल होता है। द हाई कोर्ट कैन पनिश अ पर्सन फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इफ इट्स अथॉरिटी इज लोअर। अगर अथॉरिटी उससे हाई कोर्ट से लोअर अथॉरिटी में भी कोई पर्सन कुछ भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है तो हाई कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। नो डिस्कशन इन द स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द कंडक्ट ऑफ हाई कोर्ट जजेस। हाई कोर्ट जजेस को किसी भी तरीके का स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी चीज़ का डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रोहिबिटेशन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ फॉर जज। इनको आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ जज के बाद प्रैक्टिस के लिए कुछ एरियाज़ में प्रोहिबिटेड होते हैं, मतलब खास करके उन पर्टिकुलर कोर्ट में जिसमें इन लोगों ने ऑलरेडी अपनी सर्विसेज दे रखी है, वहाँ पे किसी तरीके का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट में हमारा सिविल कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है और रेवेन्यू कोर्ट है। मतलब जो भी सिविल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो सिविल कोर्ट में जाते हैं, क्रिमिनल से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो क्रिमिनल कोर्ट में, और रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं वो रेवेन्यू कोर्ट में जाते हैं। ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं, ये हमारे हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? देखिए, सबऑर्डिनेट कोर्ट आर द कोर्ट विच फंक्शन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड बिलो। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल हो या उससे भी नीचे होते हैं। देयरफॉर ऑल द कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट आर सबऑर्डिनेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़ दें तो जितने भी कोर्ट हैं वो सब क्या हैं? सब हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आर जनरली यूनिफॉर्म एंड थ्रू आउट द कंट्री। पूरे कंट्री में एक ही जैसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट का। ऐसा नहीं है कि एक स्टेट का अलग होगा दूसरे स्टेट का अलग होगा। फॉर द पर्पस ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एवरी स्टेट इज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो हमको पता है ना, हर एक स्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड है, ईच अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। और सब किसके किसके कर दिया गया? डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर कर दिया। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट एंड रेवेन्यू कोर्ट। अब सिविल कोर्ट क्या होता है? देखिए, सिविल कोर्ट जो है वो एक्साइज करता है कि ज्यूरिडिक्शन केसेस किससे किससे रिलेटेड। सिविल है ना, तो नॉर्मली किससे रिलेटेड होगा? रिलेटेड टू लैंड, प्रॉपर्टी, मनी ट्रांजेक्शंस, आर्बिट्रेशन, गार्डियनशिप, मैरिज, डिवोर्स एंड द केसेस इन्वॉल्विंग अ विल। इस तरीके के जितने भी केसेस होते हैं वो सब कहाँ डिस्कस होते हैं? सिविल कोर्ट में। मतलब इन सब के लिए अपील कहाँ जाती है? सिविल कोर्ट में। द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, it is the principal or the highest court of the district. It decide both civil and criminal cases. Where the judge decide civil cases, he she is called district judge, and when he she decide criminal cases is called session judge. अगर सिविल केसेस को देखता है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और अगर क्रिमिनल केसेस को देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं सेशन जज। कई बार इसमें भी हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इन some district additional judge are appointed by the governor in consultation with chief justice of the high court
of the concerned state. In order to be a district judge or an additional judge, a person should be advocate of 7 years. अब डिस्ट्रिक्ट एडिशनल जज क्या होता है और या एडिशनल जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है. वो पर्सन क्या होना चाहिए? डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल जज एज अ पर्सन टू बी एडवोकेट ऑफ 7 years स्टैंडिंग और एन ऑफिस इन द Judicial Service of Union or the State Public Service Commission. Usually, the district judge also act as a deputy commissioner and district collector. In that capacity, he/she maintain law and order as well as supervise the collection of revenue and taxes of the district. अब देखिए, बेसिकली जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है उस वही डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर की तरह भी कई बार एक्ट करता है, लेकिन किस टाइम पे करेगा? जिस टाइम पे अगर वो सेम पर्सन है तो उस केस में उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, बल्कि उसको सुपरविजन एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड टैक्सेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट को भी इंक्लूड कर देता है. दस ही पोजेस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इन एडिशन टू ज्यूरिडिक्शन पावर. कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हेन अ डिस्ट्रिक्ट जज एक्ट एज अ डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर, व्हाट ऑल एडिशनल पावर द पर्सन एंजॉय. और एडिशनल पावर वो क्या एंजॉय करता है? तो एडिशनल पावर यही होती है, वो ज्यूरिडिक्शन के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी एंजॉय करता है. एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि अपने को अपना जो इम्पोर्टेंस है, अपना जो काम है वो बेसिकली लिंक्ड हो जाए एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ों को मैनेज करने, मतलब रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, ये सारी चीज़ों में इंक्लूड हो जाता है. देन नेक्स्ट हमारा आता है कोर्ट ऑफ सिविल जज. The next cadet is designated as a civil judge. This post is sometimes combined with the post of chief judicial magistrate and can try cases punishable with imprisonment for 7 years and fine. ठीक है, सिविल जज कई बार चीफ जस्टिस मैजिस्ट्रेट के साथ भी लिंक किया जाता है. देन मुंसिफ कोर्ट. A munsif is an authority to deal with civil cases involving not more than 20,000. Appeals against their decision lie with the civil judge who is next to higher authority. There are several civil court working under the district judge. एक district judge के अंदर बहुत सारे अलग अलग civil courts होते हैं. The court of sub judges को ही हम क्या बोलते हैं? मुंसिफ. एंड कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस, ये बेसिकली नॉट मोर देन 20,000 पेनाल्टी को डिस्कस करते हैं. देन कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस क्या होते हैं? अब देखिए, दीज पेटी कोर्ट आर हेडेड बाय द जूनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट. जो सबसे जूनियर मोस्ट मैजिस्ट्रेट होता है वो इसको हेड करता है. एंड हैव ज्यूरिडिक्शन इन द केस वेयर द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज स्मॉल. देयर कैन बी नो अपील अगेंस्ट देयर डिसीजंस. जो भी डिसीजन है उसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं होने वाला है, वैल्यू भी बहुत छोटा है, मैटर भी बहुत छोटा है, तो वो इस कोर्ट में नॉर्मली डिस्कस हो जाते हैं. देन अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है? टर्म ऑफ ऑफिस से मेरा मतलब है कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो काम करते हैं. द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड फॉर बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद द जज ऑफ ऑल. अब देखिए, इसके पहले के सारे जजेस का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा था? प्रेसिडेंट. लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट जज में कौन कर रहा है अपॉइंटमेंट? गवर्नर कर रहा है. लेकिन ये कंसर्न किससे कर रहा है? हाई कोर्ट के जजेस से कंसर्न. एक्सेप्ट द डिस्ट्रिक्ट जज एंड द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ऑल अदर जजेस आर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. ठीक है, बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, स्टेट पब्लिक कमीशन के एग्जाम्स होते हैं, उसके थ्रू भी जजेस अपॉइंट होते हैं. द रूल रिगार्डिंग ट्रांसफर, लीव एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड एडिशनल जज डिस्ट्रिक्ट जज आर फॉर्मुलेटेड बाय द हाई कोर्ट. मतलब इनका ट्रांसफ़र, लीव और जो भी इनके प्रमोशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं वो नॉर्मली हाई कोर्ट के ही जज फॉर्मुलेट करते हैं. देन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इनका क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑल ओवर द सिटी कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट. द सिविल कोर्ट हैज़ नो ज्यूरिडिक्शन टू ट्राई मैटर्स पर्टेनिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड. सच केस आर हेडेड बाय द रेवेन्यू कोर्ट. मतलब लैंड से रिलेटेड कोई भी केस होता है तो उसको सिविल कोर्ट नहीं देखता, उसको हमेशा रेवेन्यू कोर्ट देखता है. अब इनके पास भी अपील्स होते हैं. अपील्स फ्रॉम डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट लाई इन द नेक्स्ट हाई कोर्ट. देयरफॉर एन अपील फ्रॉम द डिक्री और ऑर्डर ऑफ द स्मॉल कॉज कोर्ट लाई टू द कोर्ट ऑफ सब जज और मुंसिफ. मतलब जितने भी ये स्मॉल कॉजेज हमने अभी पढ़े या फिर सब जज के केस में जो हमारे डिसीजंस होते हैं, उस डिसीजन से अगर पार्टी नहीं अग्री कर रही है तो उस केस में वो किसके पास आता है? कोर्ट केस अगेन. तो वो केस के लिए अपील आ जाता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास. ठीक है. देन अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा
Criminal Code. Criminal Code exercise jurisdiction in case related to murder, robbery, theft and assault. Classification of criminal code भी है according to the Code of Criminal Procedure. In every state there shall be criminal code. कितने कितने हैं? कोर्ट ऑफ सेशंस. देन जिस हमने अभी देखा कि सेशंस हम जितने भी क्रिमिनल से रिलेटेड कोर्ट होते हैं सबको हम सेशन कोर्ट ही बोलते हैं. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड इन एनी मेट्रोपॉलिटन एरिया मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. देन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट. ये क्या है? ये है हमारा डिफरेंट क्रिमिनल कोड के क्लासिफिकेशंस. अब देखिए सबसे पहली चीज़ आती है हमारा सेशन कोड. सेशन कोड क्या होता है? इट इज़ द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. ये डिस्ट्रिक्ट का ना सबसे जो हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट होता है उसी को हम सेशन कोड बोलते हैं. यूजुअली इट इज़ प्रेसाइडेड ओवर बाय द डिस्ट्रिक्ट जज हु इज़ कॉल्ड द डिस्ट्रिक्ट और अ सेशन जज. उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज बोलते हैं. द सेशन कोड डील्स विथ केसेस कंसर्निंग मोर सीरियस ऑफेंस सच एज रॉबरी, dacoity, murder, etc. The session or additional session judge alone can award death sentence or life imprisonment. It is mandatory that sentence of death must be confirmed by the High Court before it is carried out or irrespective of whether an appeal is made to the High Court or not. तो मतलब अगर किसी भी पर्सन को सेंटेंस टू डेथ देना है तो एक बार जो हमारे सेशन कोर्ट के जज हैं वो कंसर्न कर लेते हैं हाई कोर्ट से और उसके बाद डिसीजंस देते हैं. उसके बाद देखिए आपके यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया हुआ है कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशन कोर्ट. मतलब जो ये सिविल के केसेस को देखते हैं और जो क्रिमिनल के केसेस को देखते हैं उन दोनों में डिफरेंस. ये डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार आप ध्यान से देख लीजिएगा. डिफरेंस सफिशिएंट दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को दिया हुआ है. जो हमने डिस्कस किया वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी कही गई हैं. उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है? कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट और चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. दीज मैजिस्ट्रेट डील विथ लेस सीरियस ऑफेंस. ये जो सबसे सीरियस ऑफेंस था वो तो हमारा सेशन कोर्ट देखता है. उसके बाद हमारा जो ये कोर्ट आता है ये लेस सीरियस ऑफेंस को देख के नॉट पास अ सेंटेंस टू डेथ. इनको डेथ सेंटेंस पास नहीं करना पड़ता है और इम्प्रिजेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं होता है. इनका जो सेंटेंस होता है, इनका जो कह सकते हैं कि आप किस लेवल तक ही किसी को भी पनिश कर सकते हैं, तो 7 ईयर का प्रिजनमेंट दे सकते हैं. देन उसके बाद हमारा आता है कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट. दीज मैजिस्ट्रेट टेक अप लेस सीरियस केसेस एंड कैन अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स. 7 ईयर्स के लिए होता है तो हमारा कोर्ट ऑफ चीफ मेट्रोपॉलिटन के पास आता है. 3 साल के लिए है तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट और फाइन होता है 5000 और दोनों चीज़ें. देन कोर्ट ऑफ सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट और भी कह सकते हैं कि लोअर केसेस आते हैं इनके पास. मतलब इनके जो कह सकते हैं पनिशमेंट जो होता है वो नॉट मोर देन 2 ईयर्स होता है और 1000 का फाइन या फिर ये दोनों चीज़ें. अब अपील की अगर हम बात करते हैं, एंड एज द इंडियन जुडिशियल सिस्टम is a single integrated system of court. Appeal can be made in higher court against the order of lower court. हमारे कंट्री में ये कह सकते हैं जुडिशियल सिस्टम है कि कोई भी लोअर कोर्ट में कोई भी पर्सन अगर किसी भी कह सकते हैं जजमेंट से अग्री नहीं है तो वो अपने ऊपर वाले कोर्ट में अपील कर सकते हैं. तो अपील के लिए कोई भी हमेशा इनके लिए ओपन होता है. देन कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू क्या होते हैं? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि सेशन कोर्ट या हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कभी भी लैंड से रिलेटेड केसेस को डील नहीं करता है. वो सारे केसेस कहाँ डील होते हैं? तो कोर्ट्स ऑफ रेवेन्यू. दीज कोर्ट्स डील विद केसेस रिलेटेड टू मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू. बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो यहीं पे डील होते हैं. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. इट इज़ द हाइएस्ट अथॉरिटी इन द फील्ड ऑफ रेवेन्यू इन द स्टेट. इट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द हाई कोर्ट. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू डायरेक्टली हाई कोर्ट के अंडर काम करता है और सबसे कह सकते हैं हाईएस्ट रैंक का होता है. उसके बाद हमारा आता है कमिश्नर कोर्ट. कमिश्नर कोर्ट जनरली हैज़ 3 to 4 डेप्यूटी कमिश्नर अंडर हिम. ही शी लुक्स आफ्टर द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द पर्टिकुलर डिवीज़न. अपने डिवीज़न में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सारे के अंदर कितने कितने रेवेन्यूज़ होते हैं उसको कंसर्न करता है. देन कलेक्टर्स कोर्ट. दिस कोर्ट इज जनरली headed by deputy commissioner of the district. She help the revenue department in the process of assessment and collection. देखिए ये बेसिकली सब क्या काम करते हैं? ये असेसमेंट एंड कलेक्शन से रिलेटेड काम करते हैं लैंड के रेवेन्यू से. अब लैंड के रेवेन्यू का कलेक्शन क्या होता है कि एक प्रॉपर हैरकी बनी हुई है, उसी के थ्रू ये होता है. देन नेक्स्ट हमारा आता है तहसीलदार कोर्ट. अ तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉपर्टी टैक्स एज असिस्ट बाय द नायब तहसीलदार. देन नायब तहसीलदार कोर्ट. दिस इज द लोवेस्ट कोर्ट. सबसे जो लोवेस्ट कोर्ट होता है वो होता है हमारा नायब तहसीलदार कोर्ट. अभी के टाइम में आप लोग एक टर्म सुनते होंगे लोक अदालत का. लोक अदालत क्या होती है? देखिए लोक अदालत भी एक तरीके का कह सकते हैं कि
हमारा जुडिशियल ही होता है, जिसमें कि केसेस बहुत जो पुराने चल रहे होते हैं उनका सबका प्रॉपर सेटलमेंट होता है। अब देखिए, लोक अदालत मीन्स पीपल्स कोर्ट। इट मीन्स it is an alternative dispute redressal mechanism where disputes and cases pending in the court of law or at pre-legislation stage are settled। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो कि बहुत टाइम से पेंडिंग चल रही है कोर्ट ऑफ लॉ में या कहीं पे भी, उनको सबको सेटल किया करता है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जस्टिस पी.एन. भागवती, लोक अदालत was set up by the Legal Service Authority Act 1987 as a legal forum to provide legal aid and quick justice to those who are not in a position to engage lawyer and bear expenses of legal proceedings। देखिए, अगर हम किसी भी कोर्ट में अपने अपील को लेके जाते हैं तो हमको लॉयर और जितनी भी प्रोसीडिंग्स होती है सबकी प्रॉपरली हमको फ़ी पेमेंट करनी होती है। तो जो लोग फीस नहीं पेमेंट करना चाहते हैं या कर नहीं सकते हैं और उनको सेटलमेंट भी चाहिए है, तो उनके लिए ये लोक अदालत की प्रोविज़न किया गया। देयर इज़ नो कोर्ट फी पेबल व्हेन द मैटर इज़ filed in the Lok Adalat। The Legal Service Authority Act provides that state or district authorities shall organize Lok Adalat from time to time। All decisions of Lok Adalat shall be deemed to be decree of the civil court and shall be binding on the parties to the dispute। Main collection of Lok Adalat is that both the party in the dispute should agree for the settlement। जो मेन चीज़ होती है लोक अदालत की वो यही होती है कि दोनों पार्टीज़ को अग्री होना होगा सेटलमेंट के लिए। वही जो दोनों पार्टीज़ अग्री होती है वही यहाँ पे आती हैं। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइज सच कोर्ट इन प्लेसेस लाइक फैक्ट्रीज, फार्म्स, commercial complexes and neighborhood of legislant to settle dispute in the spirit of harmony and compromise। मतलब यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का एक दूसरे पे कोई ब्लेम नहीं होता है, प्रॉपर हार्मनी और दोनों पार्टी के एग्रीमेंट के थ्रू ये काम होता है। द लोक अदालत सर्व द फॉलोइंग पर्पस: टू प्रोवाइड लीगल एंड क्विक जस्टिस टू दोज हु आर नॉट इन अ पोजिशन टू एंगेज लॉयर। क्विक जस्टिस उनको मिल जाता है। सेंड टू रिलीव द कोर्ट ऑफ हैवी बैकलॉग केसेस। then to eliminate high cost and delay in imparting justice। तो ये सारी चीज़ों से लोगों को बचाने के लिए, साथ ही साथ कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए भी लोक अदालत बनाई जाती है। अब देखिए, लोक अदालत के भी टाइप्स आपके उसमें दिया हुआ है। नेशनल लोक अदालत होती है। देन नेशनल लोक अदालत में हमारी होती है एक परमानेंट लोक अदालत, एक मोबाइल लोक अदालत। परमानेंट लोक अदालत का मतलब होता है एक परमानेंट प्लेस होता है। परमानेंट प्लेस Under Section 22B, the Legal Service Authority Act 1987, these adalat have been set up as a permanent bodies with a chairman and 2 members for providing compulsory pre-litigative mechanism for conciliation and settlement of cases like criminal, compoundable offense, traffic चालान, revenue cases, bank recovery cases, motor accident claims। ये इसका एक प्लेस फिक्स होता है, इनके हेड्स फिक्स होते हैं और टाइम फिक्स होता है। उसी टाइम पे ये अदालत लगती है, परमानेंट लोक अदालत। और जो ये अदालत होती है इनका प्रॉपर काम यही होता है कि जो भी दो पार्टीज आ रही हैं उनके हार्मनी के साथ चीज़ों को सेटल किया जाए। देन अभी कुछ एक नया टर्म है मोबाइल लोक अदालत का। दीज अदालत्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री इन मल्टी यूटिलिटी वैन विच ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर टू रिजॉल्व पिटी केसेस एंड टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस अमंग द पीपल। जितने छोटे छोटे केसेस होते हैं मोबाइल वैन की तरह होती है, ये ट्रेवल करती है और लोगों के छोटे छोटे केसेस को टाइम ही वहीं पे सॉल्व करती है। देन वर्किंग ऑफ लोक अदालत क्या क्या होती है, मतलब लोक अदालत में कौन आते हैं? जज होते हैं, देन लॉ ग्रेजुएट्स होते हैं, पब्लिक वर्कर्स होते हैं और सोशल वर्कर्स होते हैं। इन्फॉर्म द litigant about their rights and duties। The judge of Lok Adalat are actually conciliators। These adalats are assisted by legal aid committee and social action groups which advise the people about legal matters and help them to solve the cases by mutual participation। Thus they try to bring compromise or agreement between the पार्टी। बेसिक काम इनका यही होता है। लोक अदालत का देखिए यहाँ पे एडवांटेज दिया, एडवांटेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लोक अदालत में बहुत सारे जो है ना जिस तरह डिस्प्यूट्स होते हैं, जैसे फैमिली फ्रॉड होता है, फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट है या बैंक की कोई रिकवरी है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल में लीगल एक्सपेंसेस से बचना चाहते हैं, लीगल एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पाते, तो वो सारे डिस्प्यूट को वो यहाँ जाके ईजिली सॉल्व कर लेते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं डिसीजन बहुत फास्ट होता है, एट अ पॉइंट हो जाता है, तो अननेसेसरली डिले नहीं होता है, किसी भी तरीके का कॉस्ट नहीं होता है। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि कोर्ट के पास भी केसेस के बैकलॉग नहीं होते हैं। लोक अदालत प्रमोट सोशल जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग लीगल एड टू वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो भी वीकर सेक्शन होता है उनको भी ईजिली मिल जाता है। लोक अदालत रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ अदर कोर्ट। तो इस तरीके से लोक अदालत बहुत ज़्यादा अभी के टाइम में
इफेक्टिव है। देन स्कोप अगर हम बात करते हैं लोक अदालत, तो एक्चुअल में जैसे जैसे हमारा कंट्री फ्रीडम के बाद से जितने जितने नंबर्स इसके इंक्रीज होंगे, नेचुरली हम जितना ग्रो करेंगे उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जाएंगी। तो जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जितने नंबर्स इंक्रीज होंगे, उतने सारे केसेस भी होंगे। तो जितना ज़्यादा लोक अदालत होगी उतना जल्दी हमारा केसेस का सेटलमेंट होगा और चीज़ों को मतलब कह सकते हैं ज्यूरिडिक्शन जो हमारा होगा वो ट्रांसपेरेंट और क्लियर होता जाएगा। एक हमारा लास्ट यहाँ पे फैमिली कोड। फैमिली कोड एक्ट 1984 वॉज इनेक्टेड टू सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट रिलेटेड टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। द एक्ट प्रोवाइड्स दैट फैमिली कोड would be set up in cities having a population of more than 10 lakh। जिस भी सिटी की 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होती है वहाँ पे फैमिली कोड सेटल किया जाता है। However, based on recommendations made by the Parliamentary Committee on Empowerment of Women, all the state government UT administration have been asked to set up one family court in each district of the country, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको डील करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिविक्स का ये भी लेसन खत्म हो गया है। आप एक बार ये लेसन को प्रॉपरली रिवाइज करिए। रिवाइज करने के बाद आप देखिए कि कौन से पॉइंट में आपको डाउट आ रहा है। अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको हर एक डाउट को क्लियर करूँगी। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप पर्टिकुलरली इस लेसन को एक बार रीड आउट करिए। रीड आउट करने के बाद इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के आज सॉल्व करिए, ताकि आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कितनी है आपको ये समझ में आने लगेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।